नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और आज हम उत्तराखंड टेट 2025 के लिए पहला मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जिसमें कि सीडीपी के 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। और ये रहा पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। आप लोगों ने इस प्रश्न को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है और सभी ऑप्शंस को अच्छे से देखते हुए जो सही ऑप्शन आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, या फिर जिस भी माध्यम से आप पढ़ रहे हैं आप अपने मन में भी उस ऑप्शन को रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके बाद के जितने भी प्रश्न हैं बहुत फ्रिक्वेंटली हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे। आज कोई डिटेल डिस्कशन नहीं होगा, कोई चर्चा नहीं होगी। जिन प्रश्नों में आपको डाउट रहता है या आपको लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर हमारे द्वारा कहीं ना कहीं कुछ गलत दे दिया गया है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी फीडबैक है वो दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, अ टीचर नोटिसेस दैट अ चाइल्ड सेज 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 25। तो 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 25, ठीक है, बाय एडिंग डिजिट्स सेपरेटली, 1 प्लस 1 2 एंड 2 प्लस 3 5। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी देखने में तो सही जैसा लगता है लेकिन इतना सही ये होता नहीं है। ये कह रहा है कि जब एक टीचर बच्चों को ये हल करते हुए देखता है कि 12 प्लस 13 इस तरह की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो बच्चा उसमें क्या कर रहा है, उसने जो एक्सट्रीम राइट में 3 और 2 है इनको ऐड कर दिया और आ गया उसका 5। तो वो कह रहा है कि 3 प्लस 2 हो गया है 5। और जो एक्सट्रीम लेफ्ट में 1 है, ये इनको ऐड करके उसका आ जा रहा है 2। तो इस तरीके से उसको 25 वो कह दे रहा है। आंसर तो 12 प्लस 13 25 ही आता है, लेकिन जो ये तरीका बच्चा अपना रहा है ये तरीका क्या है, गलत है। ठीक है ना। ये तरीका क्यों गलत है, क्योंकि कल जब बच्चा इसी प्रकार से प्रश्न करेगा और वो 15 में ऐड करेगा 16 को, तो यहाँ पर वो एक्सट्रीम राइट की डिजिट्स को यानी 5 और 6 को ऐड करके लिख देगा 11, और इधर 1 को 11 ऐड करके लिख देगा 2। तो उस केस में उसका जो आंसर है वो 211 या कहें कि 2 और 11 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। अभी तो कह सकते हैं कि इस केस में तो उसका ये सॉल्यूशन और जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो एक जैसा हो गया है। तो हो सकता है बच्चा सिर्फ सॉल्यूशन को देख करके ये कंफर्म कर ले कि हाँ जो मैं तरीके से कर रहा हूँ वो तरीका सही है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जनरली हम भी ऐसे ही बच्चों को सिखा रहे होते हैं। तरीका क्या होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कि ये 12 है, 12 मतलब होता है 10 में हमने 2 एंटिटीज ऐड कर दी हैं। इसी तरीके से 13 है, 13 मतलब है कि 10 में हमने 3 एंटिटीज ऐड कर दी है। तो अब इसको हम ऐड करते हैं, तो 2 प्लस 3 5 होता है, 10 प्लस 10 होता है 20, देन 20 एंड 5 होता है 25। तो ये मेथड होता है कि बच्चे का कंसेप्शन हम सही कर सकते हैं। लेकिन जो पैटर्न हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं और ये जो स्किप कर देते हैं स्टेप हम, इस वजह से बच्चों में ये जो क्वेश्चन है ऐसा मिसकंसेप्शन डेवलप हो जाता है। ठीक है। तो अब आपने ये बताना है कि तो बच्चे को टीचर को क्या समझना चाहिए कि बच्चा क्या है, कि चाइल्ड इज वीक इन मैथ्स, कि बच्चा गणित में कमजोर है। निश्चित रूप से कंसेप्शन तो सही नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा सिर्फ कंसेप्ट गलत होने की वजह से वो वीक है। ठीक है, क्योंकि उसने नंबर्स तो ऐड किए ही है ना, बट वो कंसेप्ट नहीं समझ पाया है अभी तक। चाइल्ड हैज मेमोराइज्ड रॉन्गली, बच्चे ने गलत तरीके से याद किया है। तो गलत तरीके से याद किया है कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन गणित में तो कंसेप्ट सीखे जाते हैं, याद नहीं किए जाते। चाइल्ड हैज नॉट अंडरस्टूड प्लेस वैल्यूज, बच्चा स्थान मूल्य नहीं समझा है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को अभी तक जो प्लेस वैल्यूज होती हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई है, तभी उसने ये 12 प्लस 13 को, अगर प्लेस वैल्यूज की अंडरस्टैंडिंग होती तो ये समझता कि ये 12 मतलब है 10 प्लस 2 और 13 मतलब है आपका 10 प्लस 3, और फिर उसका जो कंसेप्ट है वो सही रहता है। ठीक है, तो ये इसका एक सही उत्तर हो सकता है। चाइल्ड इज केयरलेस, तो बच्चे को हम केयरलेस नहीं कह सकते, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ये इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि हो सकता है कुछ साथी हमारे जो इस क्वेश्चन को देख रहे हों और गणित में उतना अच्छा उनका कमांड ना हो, तो वो ये सोच सकते हैं कि बात तो ठीक ही है, तो इसमें हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि
प्लेस वैल्यू बच्चे को नहीं आती है। तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन को थोड़ा सा एलेबोरेट किया है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइल्ड हैज नॉट अंडरस्टूड प्लेस वैल्यू, बच्चे को स्थान मूल्य नहीं समझा है। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि जैसे अभी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि इस तरह के प्रश्नों को जोड़ते समय कैसे करना चाहिए, ऐड करते समय कैसे करना चाहिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं या जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसी तरीके से वो पढ़ाते रहेंगे आगे को। और 90% तो पेरेंट्स या टीचर्स इसी तरीके से पढ़ाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो जिनको अभी तक ये कंसेप्ट नहीं पता था या फिर हो सकता है कि कंसेप्ट को भूल रहे थे, तो उनके लिए ये स्टेटमेंट था। आगे बढ़ते हैं। इफ अ चाइल्ड कंसिस्टेंटली आस्क क्वेश्चन लाइक व्हाई डज द सन राइज, कि बच्चा बार बार एक प्रश्न पूछता है कि सूरज क्यों उगता है, तो यह क्या दर्शाता है। आपने इन चारों में से जो भी सही उत्तर है वो लिख करके देना है, ठीक है। जब तक बच्चे को उत्तर नहीं मिलेगा वो पूछता रहेगा कि सूरज क्यों उगता है, सूरज क्यों उगता है। और मुझे लगता है कि ऐसा जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं आपके जहन में भी होगा, और हो सकता है कि आपको भी ऐसे प्रश्नों के उत्तर ना मिले हों, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं इसको हम, लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर सीखने से, ठीक है। ये सही आंसर नहीं है। हाई क्यूरोसिटी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिल्कुल उसकी बहुत अधिक जिज्ञासा जो है वो इसको दर्शाती है, क्योंकि जिज्ञासा बस ही बच्चे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। बच्चे जो ऑब्जर्व करते हैं उन ऑब्जर्वेशंस में बच्चे प्रश्न ढूंढ लेते हैं कि कोई भी घटना क्यों हो रही है, कोई भी वस्तु क्या है, उसका क्या एग्जिस्टेंस है। तो ये क्या होती है, बच्चों की जिज्ञासा को दर्शाता है। तो जिज्ञासा और संज्ञानात्मक विकास ये हो सकता है, ठीक है इसका उत्तर। प्रॉब्लम ऑफ अटेंशन, ध्यान की समस्या, ये तो बिल्कुल नहीं। ध्यान की समस्या अगर होती तो बच्चा इतना ऑब्जर्व ही नहीं करता। रोट लर्निंग भी इसका आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई क्यूरोसिटी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ टीचर गिव्स ग्रुप वर्क एंड अलाउज चिल्ड्रन टू डिस्कस बिफोर आंसरिंग। टीचर ने बच्चों को समूह कार्य दिया है और वो चाहता है कि बच्चे कोई भी उत्तर या कोई भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले आपस में चर्चा करें। तो ये किस प्रकार का दृष्टिकोण है, दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन, ये अप्रोच जो है वो किस पर आधारित है। ग्रुप डिस्कशन की बात कौन करता है, जीन पियाजे करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता है। पावलोव करता है, नहीं करता है। वाइगोस्की, बिल्कुल वाइगोस्की करता है, क्योंकि वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो इसी पर आधारित है कि बच्चे जितना पेयर में रह करके बातचीत करेंगे उतना अधिक सीखने की संभावनाएं बढ़ती हैं। स्किनर भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। तो ये भी यहां से याद रखना है आपको कि देखिए, अगर वो पूछता है एग्जाम में कि कंस्ट्रक्टिविज्म किसने दिया है, तो वो तो दिया है पियाजे ने। लेकिन अगर पूछता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, तो समझ जाइएगा कि वो वाइगोस्की के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जहां मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ स्टेटमेंट को, तो उससे पहले आप इसको पॉज करके खुद ही क्वेश्चन को पढ़िए, और जो भी आपको आंसर लगता है वो आंसर दीजिए। देन फिर आप उसको रिज्यूम करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रश्न को अगर किसी ने बोला है या बोल रहा है तो डिस्ट्रक्शंस होते हैं कई सारे, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो वहाँ पर प्रश्न को बोलने वाला कोई नहीं होगा। आपको खुद ही उसको रीड आउट करना है, खुद ही डिकोड करना है, खुद ही उसका आंसर देना है। तो ये काम आप खुद करिएगा। A student solves a problem differently from the method taught but gets the correct answer. As a teacher, you should. एक छात्र सिखाई गई विधि से अलग तरीके से प्रश्न हल करता है, बिल्कुल अच्छी बात है। और अधिकतर तो विज्ञान और गणित में ऐसे अनुभव देखने को मिलते भी हैं। लेकिन सही उत्तर निकालता है। शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए, क्या करेंगे आप, उसे गलत मानेंगे, जैसा कि हमारे कई सारे शिक्षक करते हैं ऐसा, कि मैंने जैसा बताया था वैसा क्यों नहीं किया है, ये तरीके से क्यों नहीं किया है ना। तो उसको वो रॉन्ग कर देते हैं, जो कि आज के टीचर तो नहीं करते होंगे शायद, हमारा ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है। तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। एप्रिशिएट क्रिएटिविटी, बिल्कुल बच्चा क्रिएटिव है, उसने नया तरीका ढूंढा है, तो उसको हमने एप्रिशिएट करना चाहिए। पनिश फॉर नॉट फॉलोइंग रूल्स, बिल्कुल नहीं। आस्क स्टूडेंट टू रीलर्न टीचर्स मेथड, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जितने ही प्रश्न यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ वो मिक्स्ड हैं, कुछ आपके फैक्चुअल हैं, कुछ आपके क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे, और
अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें। इफ अ चाइल्ड मेक्स रिपीटेड स्पेलिंग एरर लाइक फ्रेंड। अब ये फ्रेंड की स्पेलिंग गलत लिखी है उसने, ठीक है, इंस्टीड ऑफ फ्रेंड। व्हाट डज इट इंडिकेट? देखो, क्योंकि बच्चा जब हम लर्निंग कर रहा है ना, अल्फाबेट सीख रहा है, तो एफ आर फ्रॉ, ई एन डी एंड, तो फ्रॉ एंड फ्रेंड बोल दिया उसने, तो कहीं ना कहीं वो अपने को तो ठीक ही समझ रहा है जिस प्रकार से उसने सीखा है, लेकिन एक मिस्टेक रह गई कि बीच का आई उसने गायब कर दिया है। तो हम क्या कहेंगे इसको? केयरलेसनेस कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। ठीक है, फोनेटिक स्पेलिंग बेस्ड ऑन साउंड, ध्वनियों पर आधारित वर्तनी कहेंगे। कह सकते हैं नो इंटरेस्ट इन इंग्लिश। ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं होता तो वो ये स्पेलिंग भी नहीं बना पाता। मेमोरी वीकनेस, तो बच्चा रट करके तो आंसर नहीं दे रहा है ना, ठीक है, तो ये भी इसका, ये वैसे इसका उत्तर हो सकता है मेमोरी वीकनेस, लेकिन एक्चुअली सीडीपी के अकॉर्डिंग ये इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा देखते हैं। फोनेटिक स्पेलिंग बेस्ड ऑन साउंड, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने खुद अंदाजा लगाया कि एफ आर फ्रॉ, ई एन डी एंड, तो फ्रेंड हो गया, ठीक है। इस प्रकार से उसने फोनेटिक्स के बेसिस पे स्पेलिंग बनाने की कोशिश की, और जो कि थोड़ा बहुत गलती उससे हो गई। थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि वो एक अल्फाबेट मिस कर गया, बाकी ठीक था। इन इंक्लूसिव क्लासरूम इफ अ चाइल्ड विद डिसलेक्सिया, आप जानते हैं डिसलेक्सिया क्या होता है? देखो, डिसलेक्सिया को समझने के लिए या किसी प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी समझिए, समझने के लिए आप ये समझिए, डिस मतलब होता है कमी, कोई लैकिंग, कुछ कमी है, ठीक है। और लेक्सिस मतलब होता है आपका वर्ड नॉलेज, जब भी कहें कि शब्द से मतलब है इसका। तो जब शब्दों को समझने में कोई कमी रह जाती है बच्चे में, तो उसे कम कहते हैं डिसलेक्सिया। तो रीडिंग आदि की इसमें पठन संबंधी इसमें प्रॉब्लम देखी जाती है। इफ अ चाइल्ड विद डिसलेक्सिया स्ट्रगल टू रीड, द टीचर शुड। समावेशी कक्षा में यदि एक डिसलेक्सिया वाला बच्चा पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सेपरेट द चाइल्ड, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। पनिश द चाइल्ड, नहीं दे सकते। प्रोवाइड रेमेडियल सपोर्ट एंड मल्टी सेंसरी मेथड, बिल्कुल। किसी भी स्तर पर अगर कोई कमी रह जाती है तो इंक्लूसिव क्लासरूम का एक फंडा होता है कि हमें बच्चे को मल्टी सेंसरी मेथड से पढ़ाना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई बच्चा अगर सुन नहीं सकता तो वो देख करके सीखे, कोई देख नहीं सकता वो सुन करके सीखे, ठीक है। तो इस तरीके से ही चलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स क्रिटिकल पेडागोजी? निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षात्मक शिक्षण शास्त्र, यानी शिक्षण शास्त्र को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? यानी कि क्रिटिकल पेडागोजी जो कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है, सोचने समझने की क्षमता, ठीक है, विश्लेषण करने की क्षमता। एनकरेजिंग मेमोराइजेशन, बिल्कुल नहीं। मेमोराइजेशन को एनकरेज करेंगे तो कैसे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी? हेल्पिंग लर्नर्स क्वेश्चन एंड चैलेंज सोशल रियलिटीज, शिक्षार्थियों को सामाजिक वास्तविकताओं पर प्रश्न करना और चुनौतियों में मदद करना, बिल्कुल ये इसका एक आंसर हो सकता है। गिविंग ओनली टेक्स्ट बुक नॉलेज, बिल्कुल नहीं। टीचर सेंटर्ड लेक्चर, नहीं। तो बी इसका सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे से आप प्रश्न कर रहे हैं, उसको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने व्यवहारिक अनुभव के आधार पर उत्तर दे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 8 पर। अ चाइल्ड बिलीव्स दैट द मून फॉलोज हिम वाइल वॉकिंग। बच्चा ये मानता है कि चलते समय चांद उसका पीछा करता है। अब चांद पीछा कर रहा है, पीछा तो कौन करेगा? जो जीवित होगा, जो चल फिर सकता है, ठीक है। तो क्या उदाहरण ये है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग है क्या ये? हो सकता है। वैसे लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगी, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग होती तो वो ये समझता ही नहीं कि चांद चल रहा है ना। साइंटिफिक एटीट्यूड तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन नहीं हो सकता, क्योंकि चांद को देख रहा है तो मूर्त हो गया। तो एनिमिज्म, आप लोगों के साथ जब चर्चा हुई थी जीन पियाजे पर, तो वहां पर डिस्कशन हुआ था कि एनिमिज्म में बच्चा, जब एनिमिज्म की क्वालिटी उसके अंदर होती है, या फिर कहें कि जो भी कहें कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है उसकी, उसमें वो प्रत्येक वस्तु को, प्रति जो उसको दिखाई देती है उनको वो जीवित समझता है अपनी तरह। जैसे जैसे वो बच्चा सोचता है कि मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, या मैं जो एक्टिविटी करता हूँ वो ये सारी ही चीजें करती होंगी, चाहे वो बोतल है, चाहे वो मेज है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो कोई भी चीज है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। एनिमिज्म की 4 स्टेज होती है, क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जीन पियाजे का डिस्कशन है उसको देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अ टीचर वांट्स टू एनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग इन क्लास, विच एक्टिविटी इज मोस्ट सुटेबल। अगर टीचर क्लासरूम के अंदर आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहता है तो उसे कौन सी गतिविधि करनी चाहिए? डिबेट ऑन करंट इश्यूज, वर्तमान मुद्दों पर वाद विवाद, बिल्कुल ये सही उत्तर हो सकता है इसका, क्योंकि जब हम बच्चे के साथ बातचीत करेंगे वर्तमान मुद्दों पर तो क्या होता है कि वर्तमान जो मुद्दे होते हैं या फिर जो करंट इश्यूज होते हैं वो बच्चा हमारे क्लासरूम के अलावा बाहर भी देख रहा होता है, बाहर भी सुन रहा होता है। ठीक है, तो ये एक सही तरीका हो सकता है। डिक्टेशन तो नहीं होगा, कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड नहीं होगा, सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस वर्कशीट भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन दे, बच्चे बेहतर सीखते हैं जब वे क्या करते हैं? रिसीव लेक्चर ओनली, जब वो केवल व्याख्यान सुनते हैं, नहीं। ठीक है, जहां पर मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस मिल रहा होगा तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज, बिल्कुल ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, कि सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, मेमोराइजेशन तो नहीं होगा, रिमेन साइलेंट भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव असेसमेंट आपने पढ़ा है और आप लोगों को पहले से जानकारी भी है, और 2-3 सेशन पहले हमने डिस्कशन किया भी है। तो दो तरह के असेसमेंट की बात की थी वहां पर, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव क्या होता है? जब बच्चा सीख रहा होता है उस दौरान टीचर उसको चेक करता है कि कितना आ रहा है बच्चे को, कितना नहीं आ रहा है, और फिर रेमेडियल टीचिंग देता है, उसको सिखाने की कोशिश करता है, वो होता है फॉर्मेटिव। ठीक है, सुधारात्मक भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक, तो फाइनल एग्जाम्स होते हैं क्या? नहीं, फाइनल एग्जाम होता है समेटिव असेसमेंट। एंट्रेंस टेस्ट भी समेटिव असेसमेंट होता है। बोर्ड एग्जाम भी समेटिव असेसमेंट होता है। सरप्राइज क्विज ड्यूरिंग लेसन, तो पढ़ने के दौरान जो सरप्राइज क्विज होता है उसको हम कह सकते हैं कि वो फॉर्मेटिव है, क्योंकि वो क्विज जो है बच्चे का कोई रिपोर्ट कार्ड तैयार नहीं कर रहा है, बच्चे का सिलेक्शन तैयार नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बच्चे को ये बताने के लिए है कि वो कितना पढ़ रहा है और कितना और अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे कि ये मॉक टेस्ट जो है ये आपके लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का काम करेगा, क्योंकि अभी आपका एग्जाम नहीं हो रहा। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इस मॉक टेस्ट के माध्यम से कि सीडीबी के क्वेश्चंस में आप कितने मार्क्स मतलब कितने मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सरप्राइज क्विज ड्यूरिंग लेसन। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, एरिक्सन का सिद्धांत अभी फिलहाल जो सिलेबस है यूटेट का उसमें नहीं है, बट क्योंकि पहले से रहा करता था तो इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एरिक्सन के टॉपिक पर डिस्कशन आगे मैं कर दूंगा अपने सेशंस में। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, द स्टेज ऑफ एडोलसेंस, 13 से 19 वर्ष की जो आयु है वो क्या है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, मेमोरी पर बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ा है तो आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ 8 अवस्थाएं होती हैं, 8 में 4 अवस्थाएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी अवस्था है ऐसी जो बच्चों की एडोलसेंस या फिर 13 से 19 साल में होती है? तो ये आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। विच टीचिंग स्ट्रेटेजी प्रमोट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल? कौन सा शिक्षण रणनीति उच्च स्तरीय सोच कौशल को बढ़ावा देती है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है? 2 दिन पहले ही हमने ये सेशन किया है क्रिटिकल थिंकिंग पर। ठीक है, तो आई होप कि आप सही उत्तर दे पाएंगे इसका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शंस होते हैं आपके पास, उसके अलावा कुछ नहीं आप सोच सकते। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये इसका सही उत्तर हो सकता है। डिक्टेशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बार बार अभ्यास करना, एक ही चीज का बार बार अभ्यास करने से कोई चिंतन नहीं बढ़ता हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। टीचर नोटिसेस दैट स्टूडेंट्स रिमेंबर कंसेप्ट बेटर व्हेन कनेक्टेड टू डेली लाइफ। टीचर ये समझ पा रहा है कि बच्चा तभी कंसेप्ट को अच्छे से समझता है जब उसके साथ डेली लाइफ पर जो उसके अनुभव हैं उनको जोड़ा जाए। तो दैनिक जीवन से जोड़ करके बच्चों को बेहतर अवधारणाओं की समझ हो पाती है, ये टीचर जानता है। दिस प्रूव्स दैट लर्निंग इज, तो ये किस प्रकार के सीखने को साबित करता है? तो अमूर्त नहीं, कॉन्टेक्चुअल एंड मीनिंगफुल। प्रसंगानुकूल मतलब होता है कि आप वो चीज पर उस विषय पर बात कर रहे हैं जो क्लास के अलावा बच्चा बाहर भी ऑब्जर्व कर पा रहा है। ठीक है, ये है आपका प्रसंगानुकूल। ठीक है, यानी कॉन्टेक्चुअल। तो जब बच्चा क्लासरूम के अलावा बाहर भी अनुभव कर पा रहा है किसी अवधारणा को, तो हम कह सकते हैं कि हम वास्तविक जीवन से उसको जोड़ पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं।
इफ अ स्टूडेंट इज शाई एंड अवॉइड्स पार्टिसिपेशन द टीचर शुड, अगर कोई बच्चा बहुत शर्मिला है और भागीदारी से बचता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? इग्नोर कर देना चाहिए क्या? तो बच्चा सीखेगा कैसे, है ना? फोर्स द स्टूडेंट टू स्पीक, बच्चे को जबरदस्ती बोलने के लिए कहना चाहिए तो बच्चा डर जाएगा। प्रोवाइड अ सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग एनवायरमेंट, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पनिशमेंट दे नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस, किसने कहा है? तो सोशल लर्निंग थ्योरी, सॉरी, सोशल एंड कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दी है? वाइगोस्की ने दी है। तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो टीचिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन सेपरेटली, बच्चों को अलग करके पढ़ाना, बिल्कुल नहीं। समावेशी मतलब होता है एक साथ एक क्लासरूम के अंदर पढ़ाना। ठीक है। एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर रिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप पूरा क्वेश्चन पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िए, सारे ऑप्शंस पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, एट विच स्टेज डज अ चाइल्ड डेवलप द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन? तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो समय नहीं लेंगे इसमें। तो कौन सी अवस्था ऐसी जहां पर कंजर्वेशन डेवलप होता है बच्चे का? संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में डेवलप होती है? तो ये आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, द गैप बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू अलोन एंड विद हेल्प इज कॉल्ड, वाइगोस्की के अनुसार वह अंतर जिससे बच्चा अकेले नहीं कर सकता। देखो, एक चीज तो बच्चा खुद से सीख रहा है, सोलो लर्निंग कर रहा है। एक है लोगों के साथ मिलकर के, जो उसको सिखा सकते हैं उनके साथ बैठ रहा है, टीचर्स हो चाहे उसके बड़े हों चाहे टेक्नोलॉजी हो। तो ऐसी लर्निंग जो होती है उसे क्या कह सकते हैं? ठीक है। तो ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वैसे तो वाइगोस्की का नाम सुनते ही आप सीधे टिक कर देंगे सी पर, लेकिन ये फिर वैसा ही हो जाएगा जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था कि 12 + 13, बच्चे ने तो ठीक कर दिया लेकिन कंसेप्ट गलत था उसका। ठीक है, बिना कंसेप्ट को समझे उसने कर दिया था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अ टीचर गिव्स फ्रीडम टू चिल्ड्रन टू चूज एक्टिविटीज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन देयर ओन वे, दिस रिफ्लेक्ट्स विच लर्निंग अप्रोचेस? शिक्षक बच्चों को गतिविधियां चुनने और अपनी विधि से समस्याएं हल करने के लिए सुविधा देता है, मतलब बोलता है कि तुम खुद से जो तुम्हें लगता है वो तरीका अपनाओ, बस इस प्रश्न को या इस समस्या को हल करो। तो ये रोट लर्निंग तो नहीं है, कंडीशनिंग भी नहीं है, ड्रिल मेथड भी नहीं है। आप इन सबके, अगर कोई ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है पूरे सीरीज में, कोई ऐसा ऑप्शन है, कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी आपको दिखी जिसका मतलब नहीं पता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो आपको दे दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ये कहती है कि बच्चा अपना अधिगम स्वयं कर सकता है ना? स्टूडेंट और एन इंडिविजुअल कैन एक्वायर देयर नॉलेज बाय देयर ओन, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड अपनी लर्निंग खुद कर लेते हैं। तो ये है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। इफ अ स्टूडेंट लर्न्स बेटर थ्रू चार्ट, बच्चा अगर चार्ट, डायग्राम और विजुअल एड से सीख रहा है, हर चीज को देख रहा है, सिर्फ देख करके सीख रहा है, तो ऑब्वियसली इसका जो शैली है या तरीका है या स्टाइल है लर्निंग का, वो क्या हो जाएगा आपका? बोलो। ऑडिटरी मतलब सिर्फ सुन रहा है, काइनेस्थेटिक मतलब करके सीख रहा है, विजुअल मतलब देख करके सिर्फ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजुअल यानी कि दृश्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। अ चाइल्ड रिपीटेडली फेल्स इन अ सब्जेक्ट एंड डेवलप्स द बिलीफ आई कैन नेवर सक्सीड, बच्चा बार बार किसी विषय पर फेल हो रहा है और अब उसने एक विश्वास बना लिया है कि अब मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। तो बताना है किसका एग्जाम्पल है? बताइए। मोटिवेशन का क्या? मोटिवेशन से तो बच्चा ऐसा विचार कभी लाता ही नहीं है, वो बोलता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लर्न हेल्पलेसनेस, जब वो पूरी, वो ये समझ गया कि मुझे कोई किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा सीखने में और मैं अकेले सीखने में सक्षम नहीं हूँ, तब उसके अंदर ये भावना आती है। अगर उसको ये पता रहेगा कि हाँ मुझे किसी विषय में दिक्कत हो रही तो मेरे भाई, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स मुझे हमेशा हेल्प करेंगे और मैं उनकी हेल्प से ओवरकम कर जाऊंगा। ठीक है, तो उस केस में तो वो मोटिवेशन उसे मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी नहीं मिल रहा सिखाने वाला तो क्या होगा? लर्न हेल्पलेसनेस, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ चाइल्ड लर्न्स साइकिलिंग बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स, एक बच्चा औरों को देख करके या ऑब्जर्व करके साइकिल चलाना सीख रहा है, तो ये क्या तरीका है सीखने का? बताओ। क्लासिकल कंडीशनिंग है क्या? शास्त्रीय अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, सोशल लर्निंग है क्या, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है क्या? बताना है आपको।
तो क्या हो जाएगा ये, दूसरों को देख करके सीख रहा है, दूसरों को देख के सीख रहा है, यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी आपकी हो जाएगी। मतलब कि सोसाइटी में और लोग जो गतिविधियां कर रहे हैं उनको देख रहा है, उनकी हेल्प से या फिर उनके उनको ऑब्जर्व करके ही वो सीख पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स फॉर्मेटिव असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आपका रचनात्मक मूल्यांकन, यहाँ पे गठनात्मक लिखा तो मैं रचनात्मक ही वर्ड यूज करूंगा, रचनात्मक मूल्यांकन को दर्शाता है। ईयर एंड बोर्ड एग्जाम, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले आ चुका है, बस थोड़ा सा ऑप्शंस में टर्मिनोलॉजी डिफरेंट थी। आंसर हो जाएगा टीचर ऑब्जर्विंग लर्निंग ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी कहें कि ऑप्शन जो सही है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो आप इसको देख सकते हैं। इफ अ चाइल्ड हैज हाई इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, आप जानते हैं इंट्रापर्सनल क्या होता है, ये कल ही डिस्कस किया है कि जब बच्चा स्वयं खुद को जानने का, खुद को एक्सप्रेस करने का, है ना, प्रयास करता है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, इंट्रापर्सनल है। वो अपने अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों को, अपने गुणों को, है ना, अपनी क्षमताओं को बेहतर समझता है। तो ऐसे में कौन सी गतिविधि उसके लिए उपयुक्त होगी, सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्टिविटी लाइक डायरी राइटिंग। जब बच्चा डायरी राइटिंग करता है तो वो अपनी जो क्षमताएं होती हैं उनके अनुसार वो काम कर रहा होता है, तो वही तरीका उसका बेटर होता है। ग्रुप डिस्कशन वो करेगा नहीं, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट थोड़ा सा होगा, या कहें कि इंट्रापर्सनल है, तो ग्रुप डिस्कशन के लिए इंटरपर्सनल पर्सनैलिटी चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए भी इंटरपर्सनल पर्सनैलिटी चाहिए, और कोरस में गाने के लिए भी आपको बताइए बहुत सारे लोग गाते हैं एक साथ, तो उसमें इंटरपर्सनल पर्सनैलिटी चाहिए। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे 25 प्रश्न या 25 क्वेश्चंस, जो कि मॉक टेस्ट के तौर पर आप ले सकते हैं, आपकी यूनिट की तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा और कोई साथी जो पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप अपने अन्य साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो कि सीटेट, यूटेट, एलटी लेक्चरर, किसी भी प्रकार के ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हों जहां पर सीडीपी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो शिक्षक साथी अपने शिक्षण कार्य को और बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सेशंस बहुत लाभदायक है। इससे पहले भी हमने कई सारे सेशन किए हैं, आप उन सभी सेशंस को कंप्लीट देख करके उनका लाभ ले सकते हैं। और जो भी आपके अनुभव होंगे उनको फीडबैक के तौर पर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आप सभी को धन्यवाद। हैव अ गुड डे।